मुझे लगता है कि ये बस कुछ ऐसा खोजने के बारे में है जो मेरी रेसिंग शेड्यूल के साथ पूरी तरह से मेल खाता हो। मुझे लगता है कि यह थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं अपनी शिक्षा को साथ-साथ जारी रखना पसंद करूँगा। मैं अपना ज़्यादातर समय अपने अपने कुत्तों के साथ बिताता हूँ। तो मैं कहूँगा कि घर शायद है, अद्भुत है। मुझे घर वापस आना बहुत पसंद है। ये मेरे लिए एक बहुत थकाऊ रेस वीकेंड के बाद सबसे पसंदीदा चीज़ है। मुझे नहीं पता कि यह एक शब्द के रूप में गिना जाता है या नहीं, लेकिन शायद ये मेरा पूरा जीवन होगा। मुझे लगता है या मेरा जुनून, मुझे लगता है मैं इसे ऐसे ही कहूँगा। ये वही है जो मैं वास्तव में अपने जीवन में आनंद लेता हूँ, और ये वही है जिसे मैं जितना संभव हो सके उतना लंबे समय तक आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बाइकिंग मैजिक विद मन्नत आपको खेल, कहानी कहने और आत्मा की दुनिया को आकार देने वाले गेम चेंजर, क्रिएटिव और विचारकों के पीछे के दृश्य दिखाता है। हर हफ्ते मैं असाधारण व्यक्तियों के साथ गहराई से बातचीत करता हूं ताकि यह जान सकूं कि उन्हें क्या प्रेरित करता है, उन्होंने कौन से सबक सीखे हैं और उनकी यात्रा को कौन सा जादू ईंधन देता है। सिर्फ 16 साल की उम्र में शिहा लोहिया भारतीय मोटरस्पोर्ट में बाधाओं को तोड़ रही हैं। 9 साल की उम्र में गो कार्टिंग शुरू करने से लेकर भारतीय F4 चैंपियनशिप में अंक हासिल करने वाली पहली और सबसे युवा महिला बनने तक उनकी यात्रा साहस, गति और साहसी महत्वाकांक्षा की है। जी हाँ, हमारे साथ जुड़ रही हैं यह साझा करने के लिए कि वह एक पुरुष प्रधान खेल में कैसे आगे बढ़ रही हैं और अगली पीढ़ी को प्रेरित कर रही हैं। नमस्ते शिहा, आपका यहाँ होने के लिए धन्यवाद। नमस्ते, मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। क्या आपके पास कोई पारिवारिक परंपरा है, खासकर अब जब आप एक अंतर्राष्ट्रीय रेसिंग ड्राइवर हैं और भारतीय मोटरस्पोर्ट्स में एक नाम है? क्या आप सभी परिवार के साथ बैठकर F1 रेस देखते हैं जब यह होती है? मैं नहीं कहूँगा कि हमारे पास विशेष रूप से पारिवारिक परंपराएं हैं, लेकिन कभी-कभी हम परिवार के रूप में एक साथ बैठते हैं और कुछ रेस देखते हैं। लेकिन मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि हमारे पूरे परिवार में शायद मैं सबसे बड़ा मोटरस्पोर्ट उत्साही हूँ, इसलिए आमतौर पर सिर्फ मैं ही रेस देखता हूँ, लेकिन हाँ, हम बहुत सारा समय एक साथ बिताते हैं। क्या आप किसी एक माता-पिता से अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं, माँ या पापा? मैं कहूँगा कि मैं अपने माता-पिता दोनों का मिश्रण हूँ, क्योंकि मैंने अपनी माँ से कुछ गुण लिए हैं और कुछ अपने पिता से। मुझे लगता है कि मैं दोनों का थोड़ा-सा हूँ। मैं कहूँगा कि लगभग दोनों का सही संतुलन हूँ। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि मैं अपने माता-पिता दोनों का थोड़ा-सा हूँ। मैं किसी एक की तरह अधिक नहीं हूँ। मैं दोनों की तरह हूँ, मैं कहूँगा। आपने बताया कि आपकी बहन एक राष्ट्रीय शूटर थी, तो क्या ऐसा था कि आपकी माँ आपकी बहन के साथ जाती थी और आपके पिता आपके साथ, या कोई सलाह जो उन्होंने आपको दी हो जिसे आप रेस से पहले कभी नहीं भूलते? हाँ, सो ज़्यादातर रेस वीकेंड्स में या कुछ इस तरह होता था, क्योंकि मेरी बहन उस समय बहुत शूटिंग में सक्रिय थी। मेरी माँ आम तौर पर मेरी बहन के साथ उसके सभी टूर्नामेंट्स में जाती थीं, और मेरे पिताजी हमेशा मेरे साथ रेस ट्रैक पर होते थे। तो हाँ, मुझे लगता है कि हम जैसे समान रूप से समय बिता रहे थे, मुझे लगता है। हम एक माता-पिता और एक बच्चे के बीच समान रूप से बँटे हुए थे, लेकिन हाँ, इस तरह हमने अपने परिवार के समय को अधिक संजोया। और मुझे लगता है कि मेरे माता-पिता से मैंने जो कुछ सीखा है, जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, वह यह है कि वे हमेशा मुझे कहते हैं कि मुझे कभी हार नहीं माननी चाहिए, और मुझे अपने परिणामों को बहुत अधिक महत्व नहीं देना चाहिए, और मुझे इस पर अधिक ध्यान देना चाहिए कि क्या मैं अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त कर सका, और आप जानते हैं, प्रगति कर सका और बेहतर बन सका। मैंने सुना कि आप 6ठी कक्षा से घर पर पढ़ाई कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश में कौन-सा स्कूल या कौन लोग इस तरह की पढ़ाई का समर्थन करते थे? ये कैसे काम करता था? क्या आपके पास कोई ट्यूटर थे या आप स्वयं पढ़ाई कर रहे थे? तो मैंने 6ठी कक्षा में होम स्कूलिंग शुरू की, क्योंकि इससे मेरी रेसिंग शेड्यूल के साथ पढ़ाई को संतुलित करना बहुत आसान हो गया। जब हम हिमाचल शिफ्ट हुए कोविड के दौरान, मैं जीनियस इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहा था, जो कई वर्षों से मेरे साथ है और उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। तो आमतौर पर मैं नियमित स्कूल नहीं जाता, लेकिन मैं जितना हो सके घर से पढ़ाई करता हूँ, और मैं केवल हर साल व्यक्तिगत रूप से अपने परीक्षा देता हूँ, और इससे मेरे लिए अपनी शिक्षा को अपने खेल के साथ प्रबंधित करना बहुत आसान हो जाता है। आपके पसंदीदा विषय कौन से थे और आपका चुनाव क्या था, विज्ञान या अर्थशास्त्र? मैंने विज्ञान चुना। मैं एक विज्ञान का छात्र हूँ, और मैं कहूँगा कि रेसिंग के अलावा ये शायद मेरे जीवन का दूसरा कठिन हिस्सा है, लेकिन मुझे चुनौतियाँ पसंद हैं और मैंने इसे अपने ऊपर लिया। तो हाँ, मैं एक विज्ञान का छात्र हूँ। आपने अभी-अभी अपनी स्कूली शिक्षा के अंतिम चरण 12वीं कक्षा में प्रवेश किया है। आपके कॉलेज और करियर की आगे की क्या योजनाएं हैं और आप इसे अपने मोटर स्पोर्ट्स प्रशिक्षण के साथ कैसे संतुलित करने की योजना बना रहे हैं?
चोट लगने का खतरा होता है, कार की टक्कर, दुर्घटनाएं, रेसिंग ट्रैक पर आप कभी-कभी क्या करते हैं? तो जैसा कि मैंने कहा, मैं अभी 12वीं कक्षा में हूँ और ये मेरे प्राथमिक स्कूलिंग का आखिरी साल है, मैं कहूँगा। तो कॉलेज के लिए मैं निश्चित रूप से अपनी आगे की शिक्षा जारी रखना चाहूँगा और मुझे लगता है कि ये बस कुछ ऐसा खोजने की बात है जो मेरी रेसिंग शेड्यूल के साथ पूरी तरह से मेल खाता हो। मुझे लगता है कि ये थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं अपनी शिक्षा को साथ में जारी रखना पसंद करूँगा। मेरे पास कुछ योजनाएँ हैं, इसलिए हम इस समय इसे संकीर्ण कर रहे हैं, ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सबसे अच्छा काम करता है। और मुझे लगता है जब आप रेस ट्रैक पे होते हैं तो मुझे लगता है कि हर ड्राइवर के मन में ये डर होता है कि क्या हो सकता है, क्योंकि हम इतने जोखिम भरे खेल में हैं और इतनी तेज़ गति से गाड़ी चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम सबके दिमाग के पीछे वह डर होता है, लेकिन जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो आम तौर पर हम इसके बारे में नहीं सोचते। ज़ाहिर है यह कुछ ऐसा नहीं है जो हम किसी और के लिए चाहते हैं और हम सब प्रार्थना करते हैं कि हम जितना संभव हो सके सुरक्षित रूप से रेस कर सकें। आप हिमाचल प्रदेश में बड़े हुए, लेकिन आपका अधिकांश प्रशिक्षण भारत के दक्षिण बेंगलुरु में हुआ। क्या आपने इन दो संस्कृतियों में कोई अंतर देखा? सकारात्मक क्या थे? क्या आपने बेहतर रेस करना सीखा या वहाँ कुछ सबक भी मिले? तो हिमाचल प्रदेश और दक्षिण भारत स्पष्ट रूप से एकदम विपरीत हैं। ये देश के विपरीत छोर पर हैं, इसलिए बहुत सारे अंतर हैं। मेरे लिए मुख्य रूप से ये मौसम, खाना और बस माहौल से संबंधित था, मुझे लगता है। या ये था बैंगलोर और तमिलनाडु जैसे स्थानों में काफ़ी गर्मी होती है, तो उस तापमान के साथ तुरंत समायोजित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, खासकर हिमाचल जैसे ठंडे स्थान में रहने के बाद। और खाने के साथ भी आप जानते हैं हमारे पास दक्षिण भारत में पूरी तरह से अलग व्यंजन हैं, जैसे कि यहाँ हिमाचल में है। तो मुझे लगता है कि ये इसके अनुकूल होने के बारे में है। कुछ अंतर तो स्पष्ट रूप से हैं। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि समय के साथ ये बस इसके अनुकूल होने के बारे में है, क्योंकि मोटर स्पोर्ट्स आप जानते हैं किसी भी अन्य खेल की तरह है। आप बहुत यात्रा कर रहे हैं और आप दुनिया के विभिन्न हिस्सों का अनुभव कर रहे हैं, तो ये बस इसके अभ्यस्त होने के बारे में है। और हाँ, आपने बहुत कम उम्र में रेसिंग शुरू की और जल्दी सफलता भी पाई। क्या आप 10 से 11 साल की उम्र में समझ पाए कि आप बेहतर क्यों थे और बाकी बच्चों को क्यों हरा रहे थे? तो ज़ाहिर है जब आप 9 या 10 साल के होते हैं, मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि हम में से कई लोग किसी बिंदु पर स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं और मुझे लगता है कि मोटर स्पोर्ट्स के साथ मेरे लिए ऐसा ही था। मैं चीज़ों के बारे में बहुत अधिक स्पष्ट रूप से सोचने में सक्षम था, क्योंकि मैंने इतनी कम उम्र में कुछ ऐसा पाया जिसे मैं वास्तव में पसंद करता था। Dus may det backen sikkert det besat med Sven and bewas det var som Shandin. और मुझे लगता है कि जो मुझे बढ़त देता है और जो कभी-कभी नुकसान भी हो सकता है, वह ये तथ्य है कि आप जानते हैं मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, तो मोटर स्पोर्ट्स में, जो कि एक काफ़ी महंगा खेल है, मुझे हमेशा पता था कि आप जानते हैं मेरे माता-पिता इस खेल में बहुत प्रयास कर रहे हैं और मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। मोटर स्पोर्ट्स में बहुत से अन्य ड्राइवरों के पास ये नहीं होता, क्योंकि वे आमतौर पर अमीर पृष्ठभूमि से होते हैं। तो मेरे लिए मुझे लगता है कि मेरे सबसे अच्छे परिणाम प्राप्त करना बस इस बात को याद रखना था कि हम एक परिवार के रूप में मेरे करियर में कितनी मेहनत कर रहे हैं और ये मेरे लिए, मेरे माता पिता के लिए, मेरे करियर के लिए कितना खास होगा, मेरे लिए अच्छा करने में सक्षम होना। ये कहते हुए आप जानते हैं ये मेरे लिए स्पष्ट रूप से एक बढ़त है, क्योंकि इसका मतलब बहुत अधिक है, ये जानकर कि हमने परिवार के रूप में जो बलिदान दिए हैं। लेकिन कभी-कभी जब आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे होते हैं या जब आप वहाँ नहीं होते जहाँ आप होना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक तरह का दबाव भी हो सकता है। आप उन विचारों से प्रभावित हो सकते हैं और अपने परिणामों से वास्तव में दोषी और निराश महसूस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक लाभ और एक हानि दोनों में भूमिका निभाता है, लेकिन मैं इसे जितना हो सके एक लाभ के रूप में लागू करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जाहिर है हमारे निचले क्षण भी होते हैं, तो हाँ, यही मैं कहूँगा कि ये मुझे बहुत मदद करता है। मोटर स्पोर्ट्स में सफल होने के लिए क्या बाधाएं हैं? रुकावटें मुझे लगता है कि मैं कहूँगा मुख्य रूप से वित्तीय हैं। यहाँ तक कि अमीर परिवारों से आने वाले कई ड्राइवर भी किसी बिंदु पर वित्तीय समस्याओं के कारण अपने करियर में रुकावट का सामना करते हैं, क्योंकि यह एक बहुत महंगा खेल है और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके पास अच्छे प्रायोजक हों जो आपकी पूरी यात्रा में आपका समर्थन करें। तो मुझे लगता है कि मैं कहूँगा कि मोटर स्पोर्ट्स में ये सबसे बड़ी बाधा है जो कई एथलीट्स को शीर्ष स्तर तक पहुँचने से रोकती है। और हाँ, मुझे लगता है कि अगर आप भारत जैसे देश से हैं तो बुनियादी ढांचे और एक्सपोजर के मामले में कुछ और बाधाएं हैं, लेकिन हाँ, मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी बाधा वित्तीय है। क्या बदलाव की जरूरत है? अगर आप भारत में रेसिंग इकोसिस्टम के बारे में एक चीज बदल सकते हैं तो वे क्या होगी?
मुझे लगता है मेरे पहले के बिंदु से संबंधित मैं कहूँगा कि भारत मोटर स्पोर्ट्स में उतना आगे नहीं है। ज़ाहिर है ये एक ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या बहुत बड़ी है और हमारे पास बहुत सारे रेसिंग ड्राइवर हैं। हमारे पास बहुत सारे प्रतिभाशाली रेसिंग ड्राइवर हैं जो मोटर स्पोर्ट्स में बहुत आगे जा सकते हैं। मैं कहूँगा कि ये हमारे यहाँ की अवसंरचना को सुधारने और मोटर स्पोर्ट्स के लिए हमारे पास जो मार्ग है उसे सुधारने के बारे में है और हमारे एथलीट्स यहाँ से कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यूरोप जैसे स्थानों में, कई यूरोपीय देशों में इन रेसिंग ड्राइवर्स को उनकी पूरी क्षमता तक पहुँचने के लिए बहुत अधिक अवसंरचना, बहुत अधिक समर्थन दिया जाता है। तो मैं कहूँगा कि इस समय यही भारत में कमी है। हमारे पास वास्तव में अपनी सच्ची क्षमता तक पहुँचने और विदेशी ड्राइवरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त एक्सपोजर और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आपके कोच अकबर इब्राहिम और सोहेल शाह से आपको क्या सबसे अच्छी सलाह मिली? उन दोनों मेरे जीवन में वास्तव में महत्वपूर्ण कोच थे। उन्होंने मुझे रेसिंग में और जीवन के सबक भी बहुत कुछ सिखाया। तो मैं कहूँगी मुझे उनसे जो मुख्य बात सीखने को मिली है वह है कि क्योंकि खेल में एक महिला होने के नाते और क्योंकि मैंने इसे इतनी कम उम्र में ज्वाइन किया, कभी-कभी मेरे पास बहुत से आलोचक होते हैं जो मेरे या मेरे करियर के बारे में कुछ ना कुछ कहते रहते हैं और मेरे पास ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ मेरे लिंग के कारण मुझे निशाना बनाते हैं। तो उन्होंने हमेशा मुझे यह कहा है कि बाहरी दुनिया क्या सोचती है या कोई और मेरे बारे में क्या कहता है उस पर ध्यान ना दूं और बस ट्रैक पर अपना 100% देने पर ध्यान केंद्रित करूं, क्योंकि अंत में वही वास्तव में मायने रखेगा। FMSCCI विजेता पहले भारतीय F4 चैंपियनशिप से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार तक पहुंचने का अनुभव कैसा था? उस मंच पर कदम रखना कैसा था? मुझे लगता है कि यह एक अद्भुत अनुभव है। ज़ाहिर है इन सभी पुरस्कारों, इस पहचान को प्राप्त करने में सक्षम होना मोटर स्पोर्ट्स में एक करियर में जो इतना असामान्य है, मुझे लगता है कि यह काफ़ी क्रांतिकारी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पहचाना जाना ज़ाहिर है मेरे करियर में सबसे अच्छी चीज़ है जो मैं वास्तव में मांग सकता था। ये मोटर स्पोर्ट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पुरुष प्रधान क्षेत्रों में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बस एक बच्चे के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए। इसने मुझे बहुत खुश कर दिया है, मेरे करियर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अधिक प्रेरित किया है और अपने देश के लिए चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए, मोटर स्पोर्ट्स से अधिक प्रतिभा लाने के लिए, अपने परिवार को गर्वित करने के लिए, अपने देश को गर्वित करने के लिए। तो ये मुझे लगता है कि ये अब तक की सबसे बड़ी भावना है। बस उस पहचान को पाना व प्रशंसा और देखना कि आपकी मेहनत की सराहना की जा रही है और सबसे उच्च स्तर पर। तो हाँ, मुझे लगता है कि ये बस एक अद्भुत भावना है। क्या रेसिंग ट्रैक के साथ अपना लाइसेंस प्राप्त करना आसान था? इसके बारे में थोड़ा और बताइए। मैं अपना लाइसेंस प्राप्त करने और ड्राइविंग शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, लेकिन मेरी माँ कहती हैं कि मुझे ऐसा करने के लिए 18 साल तक इंतजार करना होगा। क्या कभी आपको धोखा देने का मन करता है और सड़क पर ड्राइव करने का मन करता है? क्या ऐसा हुआ है? तो मेरा जो लाइसेंस मेरे पास वर्तमान में है वह एक रेसिंग लाइसेंस है जो केवल दुनिया भर के रेस ट्रैक्स पर या किसी भी रेसिंग प्रतियोगिताओं में मान्य है जिनमें मैं भाग लेता हूँ। तो मैंने ये लाइसेंस FMSI से प्राप्त किया जो कि फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब्स ऑफ इंडिया है। बहुत सारे प्रशिक्षणों के बाद तो तभी मुझे मेरी रेसिंग लाइसेंस मिली और ये सड़क पर मान्य नहीं है, इसलिए मेरे पास अभी भी सड़क पे चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। मुझे वो अगले साल मिलेगा जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं वास्तव में, आप जानते हैं, एक विद्रोही बच्चे की तरह नहीं हूँ। मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं अपने माता पिता की अवज्ञा करना चाहता हूँ या नियमों की अवहेलना करना चाहता हूँ। तो मैंने वास्तव में सड़क पर ज़्यादा गाड़ी नहीं चलाई है, लेकिन हाँ, मैं बस अपने लाइसेंस का इंतज़ार कर रहा हूँ और अब मैं खुश हूँ कि मुझे मोटर स्पोर्ट्स में अपने जुनून को आगे बढ़ाने का मौका मिल रहा है। तो बस यही है जिसके लिए मैं वास्तव में आभारी हूँ। मुझे कानून के खिलाफ जाने की ज़रूरत नहीं दिखती। आपने हैदराबाद ब्लैकबर्ड्स का प्रतिनिधित्व किया जो तेलुगु अभिनेता नागा चैतन्य के स्वामित्व में है। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि भारतीय मोटरस्पोर्ट्स के लिए एक आदर्श प्रारूप है और यह काफी अच्छा है। जब आप वहां पहुंचे तो कैसा था? टीम के अन्य लोगों द्वारा आपका कैसा स्वागत किया गया? क्या टीम के मालिक ने आपको कुछ दिलचस्प बताया? तो हैदराबाद ब्लैकबर्ड्स के साथ वे सच में एक बेहतरीन टीम है। जाहिर है नागा चैतन्य के स्वामित्व में है, ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात है। ये IPL के समकक्ष है जो कि आप जानते हैं, जो इंडियन रेसिंग लीग और इंडियन फार्मूला 4 चैंपियनशिप है जो बहुत बड़ी है, जो भारत में मोटर स्पोर्ट्स के लिए एक बड़ा विकास है। और ये सब होते देखना मतलब है कि हम मोटर स्पोर्ट्स के साथ सही दिशा में जा रहे हैं। मेरे लिए हैदराबाद ब्लैकबर्ड्स में ये भी एक शानदार अनुभव है।
हमारे पास इंडियन रेसिंग लीग में बहुत से अनुभवी ड्राइवर हैं, इसलिए मुझे बहुत मार्गदर्शन मिला है। मुझे उनसे बहुत मेंटरशिप मिली है। जब भी मुझे कोई संदेह होता या जब भी मुझे किसी से बात करने की ज़रूरत होती, मैं आसानी से अपने किसी साथी के पास जा सकता था और उनसे सलाह माँग सकता था, क्योंकि वे भी अनुभवी हैं और साथ ही दयालु और मददगार हैं। यहाँ तक कि खुद नागा चैतन्य भी वास्तव में वह खुद एक कार उत्साही हैं, तो उन्होंने वही कार चलाई जो मैंने एक बार चलाई थी। तो हम इसके बारे में एक बार बात कर रहे थे, वह वास्तव में वह कारों के बारे में बहुत उत्सुक हैं और मुझे लगता है कि हम उस मामले में एक-दूसरे से जुड़ते हैं और वह बस एक बड़ी मदद और एक बड़ा समर्थन रहे हैं। रेसिंग प्रतियोगिता और इसके साथ होने वाली लंबी यात्राओं के बाद घर वापस आने के लिए आप कितने उत्सुक रहते हैं? क्या आपको घर पर रहना पसंद है? तो रेसिंग के साथ मैं यात्रा में बहुत समय बिता रहा हूँ, खासकर हिमाचल में रहते हुए, और जब रेसिंग आमतौर पर दक्षिण भारत में होती है, ये बहुत यात्रा है। ज़ाहिर है देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना मुझे यात्रा करना पसंद नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है मुझे जो मैं करता हूँ वह पसंद है, तो ये इसका हिस्सा है और मुझे इससे निपटना पड़ता है। लेकिन मुझे घर पर समय बिताना बहुत पसंद है, मुझे वापस आना बहुत पसंद है। घर वही है जहाँ मेरा परिवार है, वे लोग जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, जिनके साथ मैं अपना ज़्यादातर समय बिताता हूँ, मेरे सभी कुत्ते। तो मैं कहूँगा कि घर शायद है, अद्भुत है। मुझे घर वापस आना बहुत पसंद है। ये मेरे लिए एक बहुत थकाऊ रेस वीकेंड के बाद सबसे पसंदीदा चीज़ है। एक ड्राइवर के रूप में आपको कौन-कौन से महत्वपूर्ण कौशल होने चाहिए जो आपको अलग बनाते हैं? मुझे लगता है कि कम उम्र से ही मैं हमेशा से ऐसा रहा हूँ। ज़ाहिर है आप जानते हैं मुझे जो मैं कर रहा हूँ वो पसंद है, लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो खुद की आलोचना करता हूँ, इसलिए मुझे आमतौर पर बहुत से लोगों की ज़रूरत नहीं होती मुझे ये बताने के लिए कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ और ऐसी चीज़ें। अगर मैं कभी कुछ गलत कर रहा हूँ तो मैं खुद पर उँगली उठाने वाला पहला व्यक्ति हूँ। तो मैं अक्सर अपने आप से पूर्णता की उम्मीद करता हूँ और वह कभी-कभी एक कठोर स्थिति हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि यही वास्तव में मेरी मदद करता है, क्योंकि मैं ये विश्लेषण कर सकता हूँ कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, कहाँ मैं बेहतर हो सकता हूँ, और ये वास्तव में मुझे इस बात से अवगत कराता है कि मैं वर्तमान में कहाँ हूँ और मैं कैसे बेहतर हो सकता हूँ और मुझे इसे करने के लिए क्या करना होगा। तो मुझे लगता है कि ये मेरी बहुत मदद करता है। ये मुझे एक तरह से बढ़त देता है। आप जानते हैं खुद को जितना संभव हो उतना जानने में सक्षम होना, मुझे लगता है खेलों में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। क्या आपके पास दुनिया में कोई पसंदीदा ट्रैक है जहां जाने के लिए आप उत्सुक हैं? मेरे पास कई रेस ट्रैक हैं जिन पे मैं दौड़ना पसंद करूँगा, ज़ाहिर है, क्योंकि दुनिया भर में कई बेहतरीन रेस ट्रैक हैं जो मैं कहूँगा। मुझे लगता है कि उनमें से 2 होंगे। सबसे पहले शायद मोनाको, क्योंकि ये एक अद्भुत सर्किट है, ये एक स्ट्रीट सर्किट है। शायद दुनिया का सबसे कठिन स्ट्रीट सर्किट। लेकिन बेल्जियम में स्पा भी मुझे लगता है एक बहुत अच्छा ट्रैक है और ये कुछ ऐसा है जिस पर मैं वास्तव में दौड़ने की उम्मीद करता हूँ। मुझे लगता है कि ये 2 ट्रैक कुछ ऐसे हैं जिन पर मैं अपने करियर में किसी बिंदु पर दौड़ने की वास्तव में उम्मीद करता हूँ। यदि आपको रेस में किसी के साथ जोड़ी बनानी पड़े, उदाहरण के लिए लुइस और रेड, तो वह कौन होगा? अगर मुझे किसी के साथ जोड़ी बनानी हो तो मुझे लगता है कि मैं शायद ऑस्कर पियास्त्री को चुनूंगा, जो मेरे वर्तमान पसंदीदा फार्मूला 1 ड्राइवरों में से एक है। मुझे लगता है कि वह बहुत शांत और संयमित ड्राइवर हैं, जो कि वह एक अद्भुत ड्राइवर हैं। मुझे लगता है कि वह ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे मैं बहुत कुछ सीखना चाहूँगा और मुझे लगता है कि उसके साथ जोड़ी बनाना और रेस करना एक शानदार अवसर होगा। यदि आप मोटरस्पोर्ट्स को एक शब्द में वर्णित कर सकते हैं तो वह क्या होगा? मुझे लगता है कि इसे एक शब्द में वर्णित करना मुश्किल है, क्योंकि ये मेरा पूरा जीवन है। ये वह चीज़ है जिसके लिए मैं हर दिन काम करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है आप जानते हैं अगर मुझे इसे वर्णित करना होता तो मुझे नहीं पता कि ये एक शब्द के रूप में गिना जाएगा या नहीं, लेकिन शायद ये मेरा पूरा जीवन होगा। मुझे लगता है या मेरा जुनून, मुझे लगता है मैं इसे ऐसे ही कहूँगा। ये वही है जो मैं वास्तव में अपने जीवन में आनंद लेता हूँ और ये वही है जिसे मैं जितना संभव हो सके उतना लंबे समय तक करना चाहता हूँ। मोटर स्पोर्ट्स में आपका अंतिम लक्ष्य क्या है? मोटर स्पोर्ट्स में मेरा अंतिम लक्ष्य, ज़ाहिर है मैं इसके साथ बहुत महत्वाकांक्षी होने जा रहा हूँ। एक दिन फार्मूला 1 तक पहुँचना है और मुझे लगता है कि ये मोटर स्पोर्ट्स में सबसे बड़ी चीज़ों में से एक है जो आप कर सकते हैं और मुझे लगता है कि ये अद्भुत है। आप जानते हैं भारत से आना, जहां मोटर स्पोर्ट्स में बहुत कुछ नहीं है, और कुछ भारतीय फार्मूला 1 ड्राइवरों में से एक होना और पहली भारतीय महिला फार्मूला 1 ड्राइवर बनना, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा सम्मान होगा। तो मुझे लगता है कि यही मेरा अंतिम लक्ष्य है, लेकिन दिन के अंत में मैं बस अपने देश को गर्व महसूस कराना चाहती हूँ और अपने परिवार को गर्व महसूस कराना चाहती हूँ, किसी भी तरह से संभव हो। आपने कारों के बारे में जानकारी और ज्ञान प्राप्त किया होगा। क्या कोई सपना कार है जिसे आप भविष्य में पाना चाहते हैं? मैं कहूँगा कि मेरे पास बहुत सारे ड्रीम कार्स हैं। सच में मैं एक नहीं चुन सकता, क्योंकि मैं बस बहुत सारी हैं जिन्हें मैं रखना चाहूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मुझे उन कारों में से एक का नाम लेना पड़े तो शायद वो एक डॉज चार्जर होगी। मुझे लगता है कि मैं एक दिन उनमें से एक को रखना पसंद करूँगा। धन्यवाद श्रिया आने के लिए
और ये बहुत मज़ेदार था। आपका स्वागत है, बहुत धन्यवाद। वह थी श्रेया लोया, भारत की सबसे युवा F4 रेसर और ट्रैक पर और ट्रैक के बाहर एक अग्रणी। अगली बार तक जिज्ञासु रहें, प्रेरित रहें और उस चीज का पीछा करें जो आपकी आत्मा को प्रज्वलित करती है।